अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल पीजी कॉन्सेप्ट में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको यह बता दें कि आज ये जो सेशन होने वाला है वह बीएड स्टूडेंट के होने वाला है। और बीएड में आप सभी को पता है कि 4 ग्रुप होते हैं, सोशल साइंस, साइंस, मैथ और आपका लैंग्वेज ग्रुप। जिसमें हम लोग जो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं वह प्रीवियस ईयर पेपर है सोशल साइंस ग्रुप के स्टूडेंट के लिए। यानी अगर हम बात करते हैं कि जो कोर्स कोड है वह COQP 04 का जो आपका क्वेश्चन पेपर है 2023 का, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे एक बात आप लोग को मेंशन करना चाहेंगे कि 2023 में सोशल साइंस के 2 दिनों में आप लोग का पेपर हुआ था, यानी कि 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था। तो आज हम लोग जो हल कर रहे हैं वो डे 1 का पेपर जो है वो हल कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने डे 1 का एक वीडियो प्रोवाइड करा दिया था जो कि पार्ट 1 था, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक का। आज जो हम लोग सॉल्व करेंगे वह सेकेंड वीडियो है, जैसा आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के 50 तक के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। फिर वीडियो नंबर 3 हमारा आएगा जिसमें हम लोग 51 से लेकर 75 तक के सॉल्व करेंगे। और वीडियो नंबर 4 में हम लोग 76 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यानी इस प्रकार से अगर हम बात करते हैं कि हमारा जो डे 1 पे पेपर हुआ था उसको हम 4 वीडियो के माध्यम से आप लोग के सामने यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि एक एक वीडियो के माध्यम से आप लोग एनालिसिस करेंगे कि आप लोग का जो प्रीवियस पेपर था उसका लेवल क्या था, उसका नेचर क्या हुआ था और किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए थे। ठीक है, तो चलिए, और इसी के बहाने आप लोग को यह भी पता चल जाएगा कि आप लोग का जो प्रीवियस पेपर पूछा गया तो उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलो अगर हम बात करते हैं आप लोग का जो प्रश्न नंबर 26 है वह क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 का रहा है, मैं हिंदी में पढ़ता जाऊंगा, जो इंग्लिश के स्टूडेंट होंगे वो इंग्लिश में ऊपर दिया गया है उसे आप लोग पढ़ते जाइएगा। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है कि राजनीति में नायक पूजा गिरावट और तत्पश्चात तानाशाही की निश्चित राह है। यह कथन है, ध्यान रखिएगा, यह क्या एक आपका कथन है और यह कथन किसके द्वारा कहा गया है ये आपको बताना है। क्या कथन कहा गया, फिर से देखिए, इन पॉलिटिक्स हीरो वर्शिप इज अ श्योर रोड टू डिग्रेशन एंड इवेंचुअल डिक्टेटरशिप। ये आपका जो स्टेटमेंट है वो कहा गया था किसके द्वारा, BR अम्बेडकर जी के द्वारा। किसके द्वारा, BR अम्बेडकर जी द्वारा। अब ऑप्शन अगर जो है तो अभी आप लोग पढ़ते चलिएगा, क्योंकि अगर मैं ज्यादा यहाँ पर ऑप्शन में पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बातें आपको बता दें कि जो आप BR अम्बेडकर जी के बारे में जानते हैं कि BR अम्बेडकर जी जो कि हमारे संविधान जो संविधान सभा थी, उन्होंने जो संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने क्या किया था कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसको बनाया था, हमारे BR अम्बेडकर जी को बनाया था। और BR अम्बेडकर जी अगर हम बात करते हैं कि जो SC ST कास्ट के लोग हैं उनके लिए एक तरह से भगवान का रूप है। क्यों भगवान का रूप है, क्योंकि उनके द्वारा ही उनको एक जगह मिली हमारे देश में। अन्यथा जो हिंदू राष्ट्र बनाने का जो चला है, जो एक दौर चला है इस समय कि हाँ हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र में कहीं भी SC ST को जगह नहीं दी जा रही है। और अभी भी जो छुआछूत और अछूत का जो भेदभाव है वो आपको कहीं न कहीं देखने को ही मिल रहा होगा। अभी हाल ही में एक कांड भी हुआ था जहां पे एक ऊंची जात के व्यक्ति ने एक नीची जात के व्यक्ति पर पेशाब कर दिया था। तो ये सब चीजें जो घटनाक्रम चल रही है ये सब कुछ रोकने के लिए ही BR अम्बेडकर जी ने जो संविधान हम लोग का है उसमें SC ST के लिए एक विशेष प्रावधान भी किया हुआ है। तो बात की बात है कि क्या प्रावधान उनके द्वारा किया गया। अभी अगर हम बात करते हैं कि BR अम्बेडकर जी जो थे वह बहुत ही महान व्यक्ति थे। वो महान इसलिए भी आप लोग देखेंगे कि आज के समय में अगर कोई एक IAS का एग्जामिनेशन निकाल लेता है या फिर कोई एक नेट JARF का भी निकाला तो वो अपने आप में हीरो समझता है। एक छोटा सा वो डिग्री निकाल रहा है केवल, लेकिन सोचिए कि उस समय जब एक डिग्री निकाल पाना, एक मतलब एक अच्छे स्तर तक पढ़ाई करना बहुत कठिन था। उस समय में जो BR अम्बेडकर जी थे उन्होंने लगभग 1-2 नहीं बल्कि 32 डिग्रियां हासिल की हुई थी। और 32 डिग्रियां हासिल करने के बावजूद भी अगर हम बात करें तो उनका जो रहन सहन था, जो उनका पहनावा था वो एक अलग टाइप का ही था और वो पूरी तरह से भारतीय मिट्टी से भी जुड़े हुए थे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पे प्रश्न नंबर 26 है इसका आंसर जो है वो BR अम्बेडकर जी और BR अम्बेडकर जी के द्वारा ही यह कहा गया है कि राजनीति में नायक पूजा गिरावट और तत्पश्चात तानाशाही की निश्चित राह होती है। तो यह आपका अम्बेडकर जी के द्वारा ही कहा गया। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर अब यहाँ पे 27 कह रहा है, क्या कह रहा है, प्रश्न 27 कह रहा है कि जिस उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र को समुद्री जल के घनत्व में तीव्र परिवर्तन द्वारा विशेषीकृत किया जाता है वह क्या कहलाता है, ये आपको बताना है।
ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहां पर कि जो आप लोग का यह प्रश्न दिया गया है, प्रश्न नंबर यहाँ पे 27, इस प्रश्न को एनटीए ने क्या कहा है, उसे ड्रॉप माना है। क्या माना है? एनटीए ने इसे ड्रॉप मान दिया है, यानी इस प्रश्न को वहां पर खत्म कर दिया गया है। तो इस प्रश्न में जिक्र करने की कोई आवश्यकता हमें जो है वह नहीं लगती है। लेकिन अगर फिर भी अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा आंसर होना चाहिए वह क्या होना चाहिए, आपका थर्मोहेलिन होना चाहिए था। थर्मोहेलिन जो है वह आपका होना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। अगर आप लोग ज्योग्राफी पढ़े हुए हैं और आप एनसीईआरटी की जो किताब है उसमें देखिएगा कि जो एनसीईआरटी किताबों में आप लोग को इसका आंसर आपको अच्छे तरीके से भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ और भी चीजें जो है वो आप लोग को जान लेनी चाहिए। अगर आपका प्रश्न पूछेगा आप लोग के 2024 में अगर हम बात करते हैं जो पेपर होगा तो उसमें अगर उष्णकटिबंधीय से पूछने वाला है तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि उष्णकटिबंधीय एक ऐसा जगह है जहां पर कि साल भर आपका क्या होता है, गर्मी का मौसम होता है। क्या होता है आपका? साल भर जो है आपका गर्मी का मौसम होता है। और ये कहां पे स्थित रहता है? इसकी स्थिति जो होती है वह भूमध्य रेखा के आसपास इसकी स्थिति रहती है। भूमध्य रेखा के आसपास जो है इसकी स्थिति रहती है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आप लोग अपने माइंड में ध्यान रखिए कि इन सब जो आप लोग को टॉपिक दिखाई दे, चाहे वह उष्णकटिबंधीय हो या उपोष्णकटिबंधीय हो, ये सभी जो क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय, ये टॉपिक आप लोग जरूर इसको मेंशन करते अपने कॉपी में एक नोट बनाते चलिएगा कि किस प्रकार से आप लोग के प्रश्न बने गए हैं और क्या नेचर रहा इसके प्रश्न पूछने का। ये अगर आप अच्छे तरीके से एनालिसिस करेंगे तो फिर आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं से सारे प्रश्नों का आंसर कर पाएंगे। एक नोट्स बनाते जाइए और जब आप लोग का एग्जामिनेशन मतलब आप तो एग्जामिनेशन नजदीक ही है तो उसमें आप लोग को कहीं भी ज्यादा भटकने का आवश्यकता नहीं है। जो मटेरियल आप लोगों के पास है उसी से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ 28। प्रश्न नंबर 28 क्या कह रहा है कि व्यवसाय के संसाधनों और व्यय का मूल रूप से क्या तात्पर्य है, जो लाभ और हानि के संबंध में निवल आकृति की गणना करता है। और ये जो प्रश्न आप लोग का पूछा हुआ है, अगर मैं बात करता हूं तो ये आपका कॉमर्स से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, और आप सभी को यहाँ पे एक और चीज बताना चाहूंगा आप लोग का कि जो बीएड सोशल साइंस में आप लोग को है वो कॉमर्स भी पढ़ना है और कॉमर्स में 3 पार्ट में आप लोग के प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और कौन कौन से पार्ट से पूछे जा रहे हैं? तो पहला जो पार्ट है वो बीएसटी से पूछा जा रहा है। बीएसटी यानी कि बिजनेस स्टडी से भी आप लोग के प्रश्न पूछे गए हैं। अगर हम बात करते हैं 2022 और 2023 का जो पेपर है वो एनालिसिस जब आप लोग करेंगे तो आपको पता चलेगा। इसके अलावा जो सेकेंड है वह है आपका अकाउंट से, यानी अकाउंट से भी आप लोगों से प्रश्न जो है वह बन रहे हैं। इसके अलावा तीसरा जो सब्जेक्ट है कॉमर्स का वह है आपका इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स से भी आप लोग के अच्छे खासे प्रश्न बन रहे हैं। तो अगर आप कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो केवल ये मत सोचिए कि केवल आपको बीएसटी या अकाउंट्स पढ़ना है, आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है। इकोनॉमिक्स आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना है, बल्कि जो आपका कॉमर्स किससे रिलेटेड है उसी को पढ़ना है। यानी अगर हम बात करते हैं सोशल साइंस में कितने सब्जेक्ट आप लोग पढ़ना है तो उसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कॉमर्स, होम साइंस, ये आपके मेनली 4-5 सब्जेक्ट हैं जो आपको पढ़ना है और उसके साथ आपको टीचिंग एप्टीट्यूड भी कवर करना है। अगर ये आप अच्छे से कवर करते हैं तो 75 जो आपके क्वेश्चन है वो इन्हीं 4 से 5 विषय में से पूछे जाएंगे और 1-2 क्वेश्चन जो है आपको वो स्टैटिक जीके से भी पूछा जा सकता है, जो कि इस बार से ट्रेंड आप लोग का चल रहा है। क्योंकि 2022 में जो आपके प्रश्न पूछे गए थे वो केवल आप लोग का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कॉमर्स और होम साइंस और टीचिंग एप्टीट्यूड से पूछा गया था, 6 सब्जेक्ट से। लेकिन अब जो है वह 7वां एक सब्जेक्ट और ऐड कर दिया है आप लोगों में, वो है आपका स्टैटिक जीके से भी। तो आप लोग को स्टैटिक जीके में भी थोड़ा सा फोकस करना है। स्टैटिक जीके पे फोकस करने से फायदा क्या होगा आप लोगों का कि आप लोग का जो स्टैटिक जीके है आप लोग तैयार करेंगे वो आपके पार्ट 1 में भी आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। तो पार्ट 1 के लिए आप लोग को क्या करना है कि सिंपली आप लोग पार्ट 1 के लिए जो आपका जनरल अवेयरनेस रहेगा उससे वही जो तैयार करेंगे वही आप लोग का सोशल साइंस के जो पार्ट बी है जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है उसमें भी आपका काम आ जाएगा। ठीक है, उसमें भी आपका बहुत यूजफुल रहेगा। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग। और सॉरी, प्रश्न नंबर 28 अगर हम बात करते हैं तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि व्यापार खाता और लाभ हानि खाता, ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगले पे आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है 29। क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय प्रतीक में अंकित वाक्य सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, यानी कि यह जो आपका सत्यमेव जयते है वह कहां से लिया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से अगर हम बात करते हैं कि प्रश्न नंबर जो हमारा दिया गया है 29, इसका सही आंसर जो होगा वो आपका होगा डी, यानी कि मुंडोपनिषद, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुंडोपनिषद जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है 30।
क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 30 कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष 29 जून को हम किसका जन्म वर्षगांठ को याद करने के लिए स्टैटिक दिवस को मनाते हैं। यानी 29 जो आपका जून है, 29 जून को स्टैटिक दिवस होता है और 29 जून को स्टैटिक दिवस जो है वो हम किसके जन्म दिवस के वर्षगांठ के अवसर पर मनाते हैं। तो वो वर्षगांठ होता है हमारे महालनोबिस जी का। किसका, महालनोबिस जी का। और यहाँ वो महालनोबिस जी कहां पे दिखाई दे रहा है आपको, ऑप्शन नंबर 2 पे, यानी कि पीसी महालनोबिस जी की याद में, यानी कि उनके जन्मदिन के वर्षगांठ के अवसर पर 29 जून को स्टैटिक आपका जो दिवस है वह मनाया जाता है। अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आप लोग जो आप लोग का बीएड है, बीएड में ग्रुप है आपका मैथ ग्रुप। क्या आपका, मैथ ग्रुप। तो मैथ ग्रुप में क्या होता है कि मैथ में 3 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। जैसे आप लोग को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और कॉमर्स पढ़ना है, उसी प्रकार से मैथ में 3 सब्जेक्ट होते हैं। पहला मैथ होता है, मैथमेटिक्स, उसके बाद आप लोग का स्टैटिक्स होता है। तो ये स्टैटिक्स जो आप लोग यहाँ पर पढ़ना होता है मैथ वालों को, वो इन्हीं की देन आप लोग कर सकते हैं कि इनके द्वारा ही जो स्टैटिक्स है उसकी शुरुआत, या यूं कर सकते हैं इसकी जो गणना करने की तैयारी है, जो सही प्रारूप में कि कैसे स्टैटिक्स को पढ़ना है, किस प्रकार से मीन निकालना है, किस प्रकार से मोड निकालना है, ये सारे तरीके इनके द्वारा एक तरह से कर सकते हैं, खोजे गए हैं या फिर इनके द्वारा पैटर्न उसका तैयार किया गया है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ गया है 31। प्रश्न नंबर 31 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा बुनाई का दोष नहीं है। कौन सा कपड़ा बुनाई का दोष नहीं है। और अगर हम बात करते हैं कि जो प्रश्न पूछा गया है वो आपका होम साइंस से प्रश्न पूछा गया है। किससे, होम साइंस से। और होम साइंस में टॉपिक है आप लोग का, वह है आपका टेक्सटाइल, क्लॉथिंग एंड टेक्सटाइल, ये आपका टॉपिक है, वहां से आपका प्रश्न उठाया गया है। और अगर हम बात करते हैं कि इसका जो सही आंसर होगा प्रश्न नंबर 31 का कि निम्नलिखित में कौन सा कपड़ा बुनाई का दोष नहीं है, तो वह आपका कपड़ा जो है बुनाई का दोष नहीं होता, वह रगड़ कर छिलना। यानी कि कोई भी कपड़ा का अगर है तो आप अगर रगड़ कर छिलते हैं तो वो उसका दोष नहीं होता। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी, यानी कि तीसरा जो ऑप्शन हमारा वो सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम लोग पढ़ते हैं, दिया हुआ है प्रश्न नंबर 32। क्या कह रहा है आप लोग का कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वह कौन सी है, ये आपको बता रहा है। तो अगर विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करते हैं तो वो आपकी नील नदी है, जिसकी कुल लंबाई अगर बात करते हैं नील नदी की तो वो आपकी 6650 किलोमीटर है। कितनी है, 6650 किलोमीटर आपकी नील नदी की यहाँ पर है। और इसका जो उद्भव है, उद्भव मतलब कहां से आपका मतलब कि उत्पत्ति कहां से हुई है, तो वह विक्टोरियन झील से हुई है। कहां से, विक्टोरियन झील से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, विक्टोरियन झील। ठीक है। और ये विक्टोरियन झील है कहां पे, तो यह विक्टोरियन झील आप लोग का है अफ्रीका में। कहां पे, अफ्रीका में यह आपका विक्टोरियन झील है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। और प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है 33। क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 33 कह रहा है आप लोग का कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का प्रवर्तन करके 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई थी। तो देखिए अगर हम बात करते हैं कि जब ये आपातकाल की घोषणा की गई थी तो उस समय हमारे देश में जो प्रधानमंत्री थे वो आपकी थी इंदिरा गांधी जी थी। ठीक है। इंदिरा गांधी का उस समय शासनकाल था। और जो हमारे देश में आपातकाल लागू हुआ था वह किस लिए लागू हुआ था, क्योंकि हमारे देश में जो संप्रभुता है वो उस वक्त खतरे में आ गई थी। और संप्रभुता, जो संप्रभुता होती है, अगर संप्रभुता हमारे देश, किसी भी देश की संप्रभुता अगर खतरे में होती है तो वहां पे जो भी शासन करने वाला होते हैं वह किसी भी उनकी मजबूरी होती है वह आपातकाल लागू कर दे। तो जब हमारे देश में संप्रभुता यहाँ पर खतरे में आई तो उस समय आपातकाल लागू किया गया। और आपातकाल कब लागू किया गया, 25 जून 1975 को। और 25 जून 1975 को जब ये लागू किया गया तो कौन से आर्टिकल का प्रयोग करके ये लागू किया गया था, तो यह जो आपका लागू किया गया था वह लागू किया गया था आपका अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 का प्रयोग करके, जो आपका आर्टिकल है इसका प्रयोग करके हमारे देश में 25 जून 1975 को आपातकाल लागू किया गया था। और यह आपातकाल लगभग 21 महीने तक चला हुआ था। 21 माह तक यह आपका आपातकाल जो है वह चला था। यह बात आप लोग बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए अगले बात हम बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है आप लोग का वह है आपका प्रश्न नंबर 34। कह रहा है आपका कि पूर्ण बहुमत वाली केंद्रीय सरकार वर्ष 2014 के पहले निम्नलिखित में से किस वर्ष में बनी थी। अगर हम बात करते हैं कि 2014 में कौन सी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आई थी, तो वह आपकी आई थी एनडीए की सरकार। एनडीए। अब आप लोग सोचेंगे तो हमारे देश में तो मोदी गवर्नमेंट और मोदी जी जो है संबंधित है, किससे संबंधित है आपके, तो वह संबंधित है भाई आपके भाजपा से। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए कि हमारे देश में जो है वह भाजपा तो है ही, लेकिन भाजपा जो है एनडीए का एक पार्ट है।
चाहे आपका एनडीए का, क्योंकि बहुत से छोटे छोटे ऐसे पार्टियां हैं जो मिल करके अपना एक गठन बनाए, उस गठन का नाम ही एनडीए है। और अभी आप लोग हाल ही में देख रहे हैं कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने एक नया गठन किया हुआ है, उसका नाम है आपका इंडिया। क्या नाम है? इंडिया। यानी इंडिया जो है वह अगेंस्ट रहेगा किसके, यानी वर्सेस एनडीए वर्सेस आपका इंडिया रहेगा। और इन्हीं के बीच में 2024 का जो चुनाव है लोकसभा का वह होगा। और यहां पर देखिएगा, ध्यान रखिएगा कि जो एनडीए था उस समय 2014 में इसकी सरकार बनी थी, जिसमें बीजेपी को सबसे ज्यादा यहां पर सीटें मिली थी। किसको? बीजेपी को। और बीजेपी का ही एक सदस्य थे, सांसद बने थे, जो कि हमारे मोदी जी हैं, जिनका संसदीय क्षेत्र ही आपका है वाराणसी, वही के आपके यहाँ पर मोदी जी है। और उन्हीं को क्या हुआ था, मतलब बीजेपी जो है उसको पूर्ण बहुमत मिला था। और पूर्ण बहुमत जो आपको मिला था उसी पर एक आपका प्रश्न पूछा गया है कि 2014 से पहले ऐसी कौन सी सरकार थी जिसको कि पूर्ण बहुमत मिला हुआ था। तो उस समय जो अगर हम बात करते हैं कि जो पूर्ण बहुमत मिला हुआ था वह आपको जो पूर्ण बहुमत मिला था वो किसको मिला हुआ था आपको भाई, तो आपका 1984 मिला हुआ था। कब? 1984 में। ये जो 1984 आप लोग देख रहे हैं, इस समय किसका शासनकाल था? आप सभी को पता है कि हमारे देश में जो है आपातकाल लागू हुआ था। और उसी आपातकाल लागू होने के बाद कुछ समय के बाद जो है वह इंदिरा गांधी की यहाँ पर मृत्यु हो गई थी। ठीक है, यानी कि उनकी हत्या कर दी गई थी 2 पंजाबियों की द्वारा। जब उनकी हत्या कर दी गई थी तो उसके बाद जो वहां पर कांग्रेस थी उसने बहुत ही प्रचंड बहुमत हासिल किया था। और प्रचंड बहुमत का मतलब है कि लगभग उसने 400 प्लस सीटें वहां पर उसने जीती थी। कब? 1984 में। 1984 में लगभग 400 प्लस सीटें जीत करके वह सत्ता में वापस आई थी। यह बात आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर आपका 35 का रहा है आप लोग का यहाँ पर कि वाराणसी में संस्कृत कॉलेज कब और किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो वाराणसी में जो है वह संस्कृत कॉलेज जो है स्थापना की गई थी वह जोनाथन डंकन के द्वारा 1791 में स्थापित की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा? जोनाथन डंकन के द्वारा। और कब वो भी अगर बात करते हैं तो आपकी 1791 में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। प्रश्न नंबर आपका कह रहा है 36। क्या कर रहा है प्रश्न में? 36 कह रहा है कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम गैर कांग्रेसी जो प्रधानमंत्री हैं वह कौन थे? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बीपी सिंह, एबी वाजपेयी, एचडी देवगौड़ा, मोरारजी देसाई। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। क्या हो जाएगा? मोरारजी देसाई। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। और अगर हम इनकी समय काल की बात करते हैं तो यह मोरारजी देसाई भी जो आपके हमारे प्रधानमंत्री बने थे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, वो भी मात्र और मात्र 2 से 3 साल के बीच में के लिए बने थे। उनका समय काल था 1977 से लेकर के 1979 तक वो बने हुए थे। ठीक है, यानी कि 2 वर्षों के लिए वो प्रधानमंत्री थे। और जब ये 2 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री क्यों बने थे? क्योंकि जो पूरा अभी मैंने आप लोगों को एनडीए का जिक्र किया, ठीक है, तो उस समय जब जो पार्टी बनी हुई थी वो पार्टी कि जिस पार्टी को यहाँ पर जो आपके मोरारजी देसाई थे प्रधानमंत्री बने थे, तो उसमें क्या हुआ कि फूट पड़ गया। यानी कि सभी लोग को चाहिए कि वो कोई ना कोई कुर्सी उसको हासिल हो। लेकिन उस समय बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि नाराज हो गए। बहुत सारी पार्टियां, छोटी छोटी पार्टियां मिलकर गठबंधन बनाई थी, लेकिन वो गठबंधन क्या हुआ? टूट गया। और जब गठबंधन टूटा तो उसके बाद जो मोरारजी देसाई की सरकार थी वो भी टूट गई, यानी खत्म हो गई। उसके बाद फिर से क्या हुआ? चुनाव हुआ और कांग्रेस की सरकार फिर से वापस आ गई। अगले पर आते हैं। प्रश्न नंबर हमारा दिया हुआ है 37। प्रश्न नंबर 37 कह रहा है आप लोगों का, कह रहा है कि यहाँ पर कि चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, ये आपको बताना है। ठीक है, चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन है? यूरी गागरिन, नील आर्मस्ट्रांग, राकेश शर्मा या फिर आपका रिचर्ड ब्रॉसन। तो इसमें अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 37 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नील आर्मस्ट्रांग यहाँ पे सही आंसर है। यानी कि सबसे पहले चंद्रमा पर आपका जो कदम रखने वाले व्यक्ति थे वो नील आर्मस्ट्रांग थे। प्रश्न नंबर 38 दिया हुआ है आप लोगों का, कह रहा है कि 1857 के उपरांत ब्रिटिश प्राधिकारियों ने सार्वजनिक वित्त को विकेंद्रीकृत करने का निर्णय लिया। केंद्रीय और प्रांतीय वित्तों के पृथक्करण की दिशा में प्रथम चरण में के द्वारा उठाया गया था। यानी यह प्रथम चरण कब आपका हुआ था और किसके द्वारा उठाया गया था, यह आपका प्रश्न पूछा गया। तो जो प्रथम चरण है आप लोग का वह उठाया गया था। अगर हम बात करते हैं सन आपका जो है वह लगभग यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि जो आपका प्रश्न नंबर 38 का हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपका 1870 में लॉर्ड मेयो के द्वारा। क्या हो जाएगा? 1870 में लॉर्ड मेयो के द्वारा यह आपका उठाया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 39 दिया हुआ है आप लोगों का, कह रहा है कि तवा यानी कि बातवा निर्जातीय समूह विश्व किस क्षेत्र में
पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो अगर हम बात करते हैं कि जो आपका यहाँ पे पाया जाता है वो आपका पाया जाता है कांगो बेसिन में। कहां पे? कांगो बेसिन में। ऑप्शन नंबर हमारा जो ए है वो आपका सही हो जाएगा। और कांगो बेसिन जो है वह अफ्रीका का सबसे बड़ा जंगल है। ठीक है, किसका है? अफ्रीका का सबसे बड़ा जंगल है, सबसे बड़ा जंगल है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि आपका जो कांगो बेसिन है यह अफ्रीका के 6 देशों यानी कि 6 देशों में फैला हुआ। कितने देशों में? अफ्रीका के 6 देशों में आप लोग का यह फैला हुआ। ये भी बात ध्यान रखिएगा। तो आप लोग सोच समझते हैं कि यह आपका जो कांगो बेसिन है जब 6 देशों में फैला हुआ है तो कितना बड़ा यह हो सकता है, और इसीलिए यहाँ पर यह अफ्रीका का सबसे बड़ा जंगल भी है। ये भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। प्रश्न नंबर आपका 40 का रहा है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का प्रमुख जियो यानी कि बायोमास नहीं है? ये बात ध्यान रखिएगा, बायोमास नहीं है। जियो का मतलब है कि जो हमारे पृथ्वी पर चाहे वह जीव हो, जंतु हो, पेड़ हो, पौधे, जो ये सब चीजें होती हैं वही क्या करते हैं? जियो है। लेकिन जो जियो नहीं है वो पूछा हुआ है, तो जियो और केवल आपका नहीं है, वह लेगुनस है। क्या है आपका? लेगुनस जो है वह नहीं है, क्योंकि हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में जो भी आपके पाए जाने वाले सभी जीव जंतु पेड़ पौधे वही हमारे क्या होते हैं? जियोम होते हैं। लेकिन ये आपका जो है वह जियोम नहीं है। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 41। प्रश्न नंबर 41 का रहा है आप लोग का कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावन क्षमता यानी कि लीवरेज अनुपात है? यह भी आपका क्या है? कॉमर्स से प्रश्न पूछा गया। कहां से? कॉमर्स से आप लोग का प्रश्न पूछा गया है। तो आप लोग कॉमर्स में विशेष ध्यान देते रहिएगा, क्योंकि इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो आप लोग के पूछ रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 41 का, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि तो कौन सा एक प्रभावन क्षमता लीवरेज अनुपात नहीं है, तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऋण इक्विटी अनुपात यानी कि डेब्ट इक्विटी रेशियो आपका सही आंसर होगा। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ 42। क्या कह रहा है कि डीटीएच सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय यानी कि डीटीएच सेवाएं किसके द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है? ठीक है, डीटीएच सेवाएं जो है किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है? तो पहले ये जान लीजिए कि डीटीएच का मतलब क्या होता है। डीटीएच मतलब होता है डायरेक्ट टू होम सर्विस। क्या होता है? डायरेक्ट टू होम सर्विस। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म होता है। और डीटीएच सेवाएं जो किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो ये आपका सेलुलर कंपनियों के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। किसके द्वारा? सेलुलर कंपनियों के द्वारा यह आपका प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर आपका 43 दिया हुआ है। क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 43 कर रहा है भारत में मंत्रिपरिषद के गठन जैसा कि संविधान का अनुच्छेद 75(2) में दिया गया है कि संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है? तो इसमें से अगर हम बात करते हैं कि जो आपका 75(2) में कहा गया है वो आपका गलत है। वो क्या है कि राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। यही आपका ऑप्शन होगा सही, ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 43 का ऑप्शन नंबर जो है 4 वो आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 44 दिया हुआ है। क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 44 कर रहा है मुगल स्थापत्य कला के विषय पर आनंद पूर्वक अध्ययन के लिए प्रोत्साहन हेतु एक शिक्षक को चाहिए। अब ये जो प्रश्न पूछा गया हुआ आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से प्रश्न पूछा गया है। और टीचिंग एप्टीट्यूड का जो प्रश्न है यानी एक सीरीज आप लोग के लिए YouTube पर लाया जा रहा है, और वह YouTube पर जो भी आप लोग की सीरीज लाई जाएगी वो बिल्कुल निःशुल्क रहेगी। इस सीरीज को आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। और यह सीरीज आप लोग को बीएड कॉन्सेप्ट के ऑफिशियल जो YouTube चैनल है वहां पे आप लोग को देखने को मिलेगा, बीएड कॉन्सेप्ट। तो सभी लोग बीएड कॉन्सेप्ट जो चैनल है उसको आप लोग एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपका पीजी कॉन्सेप्ट भी आप लोग के जो वीडियो है बीएड के वो भी जाते रहेंगे, लेकिन बीएड कॉन्सेप्ट आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो कर रहा है कि जो मुगल स्थापत्य कला है इस विषय पर अगर आनंद पूर्वक अध्ययन के लिए प्रोत्साहन है तो एक शिक्षक को चाहिए। यानी अगर मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं, ठीक है, और आप लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं। अगर मुझे आपको टॉपिक पढ़ाना है कौन सा? मुगल स्थापत्य कला, तो मैं क्या करूंगा आप लोग के लिए? ऑप्शन दिया है कि रटकर सीखने में बदल दूंगा। यानी मैं आप लोग को बोलूंगा कि जो मुगल स्थापत्य कला है उसको आप रटिए बस। तो देखिए यहाँ पे बाबू कि एक रटने का जो उम्र होता है वो बहुत छोटे उम्र के बच्चे रटते हैं तो वो सही लगता है कि वो रट रहे हैं और वो याद कर लेते हैं। लेकिन एक उम्र के बाद रटने की जो हमारी क्षमता होती है वह खत्म हो जाती है। ये आप सभी लोग पता होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है वह आपका गलत हो गया। सेकंड है कि ऊंची आवाज में किताब पढ़ना। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि किताब उठाऊंगा और जोर जोर से मुगल स्थापत्य कला के बारे में आपको पढ़ करके सुनाने लगूंगा।
तो क्या आप उसे समझ पाएंगे? बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। आप उससे प्रोत्साहित होंगे? बिल्कुल नहीं प्रोत्साहित होंगे। केवल यही लगेगा कि हाँ सर बहुत तेज पढ़ रहे हैं, मुझे भी ये पढ़ना चाहिए इसी प्रकार से, या फिर आप लोग केवल मेरी बातों को नजरअंदाज करेंगे कि अरे सर तो ऐसे ही पढ़ रहे हैं। उसमें कुछ भी आप लोग को मजा नहीं आएगा, ना उसमें इंटरेस्ट आप लोग लेंगे। तो ये भी हमारा ऑप्शन नंबर 2 गलत हो गया। तीसरा है सुंदर हस्तलिपि में पूर्व निर्मित नोट्स देना। यानी मैं क्या करूंगा, बहुत ही अच्छी हैंड राइटिंग में आप लोग एक नोट्स दे दूंगा मुगल स्थापत्य कला में, ताकि आप उसको पढ़ करके मोटिवेट हो। ऐसा हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है कि अवकाश के दौरान ताजमहल और लाल किले का स्थल पर ले जाकर के भ्रमण कराना। अगर मैं यहाँ पर आपको जो मुगल स्थापत्य कला यानी कि मुगल काल में जो बने हुए अनेक 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 धरोहर हैं, अनेक जो स्मारक है, उनका मैं आप लोग को दौरा कराऊंगा। एक जैसे होता है ना कि टूर पे ले जाकर के, तो 2 दिन ले जाऊंगा आपको ताजमहल में, 2 दिन आपको ले जाऊंगा लाल किले में, वहां पर आपको समझाऊंगा कि हाँ अकबर यहाँ पे रहता था, हुमायूं जो है वो इस तरह का रहता था, तो इस या फिर मुमताज का जो कब्र है वो यहाँ पे है। तो इस प्रकार से आपको सारी चीजें मैं समझाऊंगा, तो उससे आप लोग मोटिवेट भी रहेंगे, उससे आप सीखेंगे भी, और बहुत सारी चीजें आप लोग को नई नई तरीके से देखने को भी मिलेंगी, है ना। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है वो हमें सही लग रहा है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर आपका 45 कर रहा है। यहाँ पर क्या कर रहा है? 45 कर रहा है कि यदि यदि कैट को हम लोग FDW लिखा जाता है तो डॉग को क्या लिखेंगे? अब देखिए यहाँ पर अगर हम कैट यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या है? कैट है। अब कैट को हम लोग क्या लिख रहे हैं? FD और W लिख रहे हैं। अब इसमें देखिए पहले हम समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि कैट का जो प्लेस वैल्यू है वह क्या होता है? 3 होता है, और ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है। ठीक है। और टी का जो प्लेस वैल्यू होता है वो आपका होता है 20, होता है ना 20। अब सबको जोड़ दीजिए, 3 + 1 + 2 + 0, सबको ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका? 3 1 4 4 2 6, यानी कि 6 हो गया। सेम वैसे करिए, एफ का जो प्लेस वैल्यू होता है वो क्या होता है? EF, यानी कि 6 हो गया। डी का होता है 4, और डब्ल्यू का जो प्लेस वैल्यू होता है वह होता है आप लोग का क्या? 23। अब सबको ऐड कर दीजिए, तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 + 4 + 2 + 3, तो कितना हो जाएगा आपको? यहाँ पर सबको जोड़ेंगे तो 6 4 10, 10 2 12, 12 12 और 3 15। ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा ना। 6 4 10 2 3, 6 4 10 और 3, ये भी आपका कितना हो जाएगा? 6 4 10 10 2 12 12 3 15, ये 15 हो जाएगा। ठीक है। अब इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं कि डीओजी जोड़े हम लोग, डीओजी और डीओजी कैसे हो गया? एक मिनट, इसको हम लोग देखते हैं। सॉरी, एक मिनट, यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या गलत हो गया। हाँ, ये थोड़ा सा गलती हो गया है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर 3 1 4 और 20 4 24 हो जाएगा। 3 + 1 + 20, तो ये हो जाएगा 3 1 4 24 हो जाएगा। और 24 में अगर हम इसको जोड़ दें +2 करके, 2 + 4, ये हो जाएगा हमारा 6। सेम यही करेंगे हम लोग, 6 + 4 + 23, तो कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा हमारा 33 हो जाएगा। ठीक है। और 33 को भी हम लोग क्या करने? 3 + 3, तो हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। और सेम हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग का दिया हुआ है डीओजी, क्या दिया हुआ? डीओजी दिया हुआ है। तो डीओजी का अगर हम बात करते हैं, तो अगर डी का देखें तो 4, और ओ का क्या होता है? सीफी लोरोक्स, तो हो जाएगा आपका ओ का यहाँ पर 15, और जी का जो होता है वह कितना होता है आप लोग का? 7 होता है। और सबको ऐड कर दीजिए, तो 4 15 और 7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 15 4 19, 19 और आपका 7 कितना हो जाएगा? 26, और 26 हो गया। तो ये हो जाएगा आपका 6 2 8, यानी हमारा जो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसको हम लोग जोड़ेंगे तो हमारा 8 आंसर आना चाहिए। तो हमारा जो 45 का सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, यानी कि बी क्या है? GRJ। ठीक है। अब यहाँ पर जी को देखिए, जी का जो प्लेस वैल्यू होता है वह कितना होता है? 7 होता है।
आर का प्लेस वैल्यू अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 18 होता है, और जे का जो प्लेस वैल्यू होता है वो आपका 10 होता है। कितना होता है? 10, और सबको जोड़ दीजिए, 10 18 28, 28 और 7 35 हो गया, 35 हो गया। अब इसको जोड़ दीजिए, 3 + 5 तो हो जाएगा आपका 5 3 8। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। यानी यहां तक जो कैलकुलेशन आप लोगों को थोड़ा सा मैं शुरू में मिस्टेक कर गया था, उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन ये जो आपका कैलकुलेशन है वो इसी प्रकार से आप लोग रीजनिंग की जो सवाल उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन होगा वह प्रश्न नंबर 45 का ऑप्शन नंबर 2 जो है वह सही हो जाएगा। 2 कौन सा ऑप्शन है आपका? GRJ है, GRJ, ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ गया है 46। क्या दिया हुआ है? 46। करा कि क्रम में अगली संख्या ज्ञात कीजिए, 5 11 23 47, यहाँ पे आपको काउंट करना। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा। सबसे पहले दिया हुआ है 5, फिर आपका 11, फिर यहाँ पे दिया हुआ है 23, फिर यहाँ पे 47 दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए क्या किया हुआ है इसमें, 5 × 2, 5 दूनी 10 और प्लस 1 11 हो गया। सेम यही प्रोसेस हम लोग यहाँ पे करेंगे, 11 × 2 और प्लस 1, 11 दूनी 22 और 1 23, और यहाँ पे भी वही करेंगे, 23 × 2 प्लस 1 47, और फिर यहाँ पे हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, 47 × 2 और प्लस 1। तो हम जब यहाँ पे करेंगे तो 47 + 2 और 47 × 2 और प्लस 1, तो ये हमारा जो आंसर हो जाएगा 46 का, वह कितना हो जाएगा आपका? 95। कितना हो जाएगा? 95 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे कहीं दिखाई दे रहा है 95? हाँ, डी। ऑप्शन नंबर हमारा डी जो है, यानी कि 4 ऑप्शन वह सही हो जाएगा। ठीक, क्या जाएगा? 4 सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। और प्रश्न नंबर 47 दिया हुआ है, यहाँ पे क्या कर रहा है कि 1952 में प्रथम आम चुनाव में लोकसभा और किसका चुनाव एक साथ हुआ था? तो यहाँ पे देखिए 1952 हमारे देश में पहली बार जब चुनाव हुआ था तो वह 1952 में हुआ था, और 1952 में जब चुनाव हुआ था वो आपका आम चुनाव, आम चुनाव मतलब होता है लोकसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव। तो जब लोकसभा का चुनाव हुआ था उस समय विधानसभाएं जो थी उनका भी चुनाव इन्हीं के साथ करा दिया गया था, यानी कि जो विधानसभाएं थी, राज्य विधानसभाएं, उनका भी चुनाव इन्हीं के साथ करा दिया गया था। तो इसलिए 47 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, स्टेट असेंबली आपका सही आंसर होगा। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है 48। अब देखिए 48 में कह रहा है कि शिक्षा को एक विषय वस्तु के रूप में समवर्ती सूची में किस वर्ष जोड़ा गया था? तो देखिए अगर हम बात करते हैं कि जो समवर्ती सूची में जब जोड़ा गया था उससे पहले जो शिक्षा था वह केवल राज्य का अधिकार था। किसका था? राज्य का अधिकार। लेकिन जब इसे राज्य का अधिकार से हटा करके समवर्ती सूची में जोड़ा गया तब यह केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार हो गया। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि समवर्ती सूची होती क्या है। समवर्ती सूची वह सूची होती है जहां पर जिस इसकी सूची में, यानी कि समवर्ती सूची में शामिल जो भी आपके वस्तु होते हैं या फिर जो कार्य होते हैं उसमें राज्य और केंद्र दोनों की सहभागिता होती है, और दोनों की सहभागिता यानी कि सहमति के बाद ही उस कार्य पर अमली जामा जो है वो पहनाया जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो आप लोग का 48 का जो है वह सही आंसर होगा वो 1976 हुआ था। 1976 ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही होगा। 1976 में ही क्या हुआ था, एजुकेशन जो है वह समवर्ती सूची में आपका शामिल कर दिया गया था। क्लियर हुआ था आप लोगों को सभी को? अब यहाँ पे देखिए समवर्ती सूची में अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान में कुल 52 लिस्ट है, यानी कि 52 यहाँ पर जो है वह विषय है। कितने विषय हैं? 52 विषय हैं। वर्तमान की बात करें तो यानी कि वर्तमान में समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो 52 है, और उस 52 में एक विषय आपका कौन सा है? एजुकेशन का भी है। किसका है? एजुकेशन का भी है। ठीक है ना, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक बार प्रश्न पूछा जाता है कि जो समवर्ती सूची का है वह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह जो आपका लिया गया है वह आपका लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। किसके? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से यह लिया गया है। ठीक है, किसके? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आपका लिया गया है। क्लियर होता है आप लोगों को? चलिए अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ 49 दिया 49 की कोविड-19 दौरान विदेश में फंसे भारतीयों को किसके तत्वाधान में वापस लाया गया था? तो अभी देखिए कोविड-19 अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम हमारे देश में बात करते हो कोविड-19 के दौरान ही जब कोविड हमारे देश में बहुत ज्यादा फैलने लगा तो हमारे देश में क्या हुआ, लॉकडाउन लागू हो गया। तो लॉकडाउन कब लागू हुआ था? तो हमारे देश में 24 मार्च 2020 को
क्या वो हमारे देश में 21 दिनों का, शायद मैं गलत नहीं हूं तो 21 दिनों का ही पहली बार आप लोग का लॉकडाउन जो है वो आपका लागू किया गया था, जब मोदी जी आए थे। और मोदी जी अचानक आकर हमारे देश में आधी रात को बोल दिए कि अब हमारे देश में आज रात 12 बजे के बाद हमारे देश में पूरी तरह से क्या है, लॉकडाउन की स्थिति हो जाएगी। और इसका कारण क्या था, आपका कोरोना ही था। अब आते हैं अपने प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न बोल रहा है 49 का, कि जो आपका प्रश्न नंबर 49 है वह कह रहा है कि कोविड-19 के दौरान विदेश में फंसे भारतीयों को किसके तत्वाधान में वापस लाया गया था। तो वह मिशन था आपका वंदे भारत मिशन। कौन सा मिशन था? वंदे भारत मिशन के द्वारा जो विदेश में फंसे हुए लोग थे उनको भारत में लाया गया था। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 50। क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 50? कह रहा है कि एक प्रभावी सामाजिक विज्ञान शिक्षक की विशेषताएं होनी चाहिए। विषय वस्तु में दक्षता होनी चाहिए, छात्रों के प्रति अति मैत्रीपूर्ण होना चाहिए, भाषा पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए, उपद्रवी छात्रों को शांत कराने के लिए कठोर शारीरिक दंड का उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों का देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, केवल ए और बी, केवल ए बी सी, या फिर केवल ए सी, या फिर केवल सी और डी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि एक प्रभावी जो आपका विज्ञान का सामाजिक विज्ञान का जो टीचर होता है, यानी कि सोशल साइंस का जो टीचर होता है, उसके पास कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। पहली जो विशेषता है वो होनी चाहिए कि विषय वस्तु में दक्षता होनी चाहिए, यानी कि जो भी विषय वस्तु पढ़ा रहा है, चाहे वो आप सिविक्स पढ़ा रहा हो, या फिर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा हो, या हिस्ट्री पढ़ा रहा हो, ज्योग्राफी पढ़ा रहा हो, उसमें वह पूरी तरह से निपुण होना चाहिए। उसके अंदर वो स्किल होना चाहिए कि वो सभी जो भी सामाजिक विज्ञान के अंदर विषय आते हैं उनको वो पढ़ा सके, पहली बात। सेकेंड चीज कि छात्रों के प्रति अति मैत्रीपूर्ण होना चाहिए, ये हो या ना कोई जरूरी नहीं है। थर्ड है भाषा पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए, यानी अगर आप सोशल साइंस के विषय के मतलब सोशल साइंस विषय है और उस विषय के अध्यापक हैं तो आपकी जो भाषा है वो बिल्कुल ही क्लियर होनी चाहिए, यानी कि साफ सुथरा आपको बताना चाहिए कि हाँ इतिहास में हड़प्पा सभ्यता यहाँ शुरू हुआ और यहाँ से खत्म हुआ, और हड़प्पा सभ्यता के बाद आपका वैदिक सभ्यता शुरू होगा। तो इस प्रकार की भाषा आप लोग की होनी चाहिए कि एकदम बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए, ताकि छात्र जो आपकी बातों को समझ सके। इसके बाद उपद्रवी छात्रों को शांत करने के लिए कठोर शारीरिक दंड का उपयोग करना चाहिए, ये भी नहीं है। हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए और सी होना चाहिए। तो कौन सा है हमारा ए और सी, यानी हमारा जो ऑप्शन है वह तीसरा जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। कौन सा? तीसरा ऑप्शन जो है वह आपका सही हो जाएगा। क्लियर बात है आप लोग को? तो ये थे आप लोग के प्रश्न नंबर 50 का आंसर। आई होप आप लोगों को जो भी हमने प्रश्न सॉल्व करा है प्रश्न नंबर 26 से लेकर के 50 तक, उसके आंसर आप लोग को मिल गए होंगे और आप लोग को समझ भी आ गया होगा कि कहां से प्रश्न पूछा गया था। जैसे मैंने आप लोग को बताया कि हर एक प्रश्न कौन कौन सा विषय से पूछे गए। जैसे अगर 50वां प्रश्न की बात करते हैं तो ये भी आप लोग का टीचिंग एप्टीट्यूड से पूछा गया है। किसे? टीचिंग एप्टीट्यूड से। तो ये इस प्रकार के जो प्रश्न हैं आप लोगों को अलग अलग विषय से पूछे गया और उन प्रश्नों को आप लोग को अच्छी तरीके से समझाया भी गया है। और अगर आपको समझाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो या फिर हमारे द्वारा आप लोग को जो समझाएगा वो समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ सर ये चीजें हमें समझ में नहीं आई है। तो मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट का ही जवाब दे सकूं और उसी कमेंट के द्वारा आप लोग के जो भी प्रश्न है उसका आंसर भी कर सकूं। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो जब मिलेंगे आप लोगों से तब उस क्लास में हम लोग प्रश्न नंबर 51 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 75 तक के जितने भी प्रश्न हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, कितना करेंगे? प्रश्न नंबर 51 से लेकर 75 के जो भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।